नमस्कार, स्वागत, वंदन, अभिनंदन आप सभी का आज के इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी। वादा किया था कल, आज वीडियो जा रहा है। ठीक है, तो इस चैप्टर में बहुत छोटा चीजें, बहुत कम चीजें। तो इसमें सिर्फ दो पार्ट है, एक है व्हाट इज डेमोक्रेसी, एक है व्हाई डेमोक्रेसी। व्हाट इज डेमोक्रेसी में हम लोग को डेफिनेशन और फीचर पढ़ना है डेमोक्रेसी का, और व्हाई डेमोक्रेसी में मेरिट डेमोक्रेसी का, डेमोक्रेसी का डिसएडवांटेज और डेमोक्रेसी का ब्रॉडर, ये तीन चीज पढ़ने। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं। तो व्हाट इज डेमोक्रेसी, तो डेफिनेशन डेमोक्रेसी हो गया। तो डेमोक्रेसी एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है जिसमें रूलर लोगों के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। ठीक है, फिर इसका चार फीचर है डेमोक्रेसी का। पहला है आपका फीचर कि एक डेमोक्रेसी में मेजर लीडर जो होते हैं वो लोगों के द्वारा इलेक्ट होते हैं, जो कि डिसीजन बनाते हैं। ठीक है, पर इसका एक कॉन्ट्रडिक्शन दिया हुआ है कि पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ, वो क्या था, वो आर्मी के बलबूते पे वो पाकिस्तान पे कब्जा कर लिया था, रूल, और खुद चला रहा था कंट्री को। वहां पे इलेक्टेड लीडर थे पर उनके पास उतना पावर नहीं था। वो बीच में रेफरेंडम लाया, उसको ज्यादा पावर दिया, अपने आप को प्रेसिडेंट बनाया। फिर हाँ, फिर एक लाइन लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर लाए, जिसके अकॉर्डिंग वो क्या किया, पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया। तो पहला क्या है आपका फीचर कि इन अ डेमोक्रेसी द मेजर डिसीजंस आर टेकन बाय द पीपल, टेकन बाय द रूलर्स इलेक्टेड बाय द पीपल। ठीक है, पहला क्या है, तो द मेजर डिसीजंस आर टेकन बाय द रूलर्स इलेक्टेड बाय द पीपल, कहा, डेमोक्रेसी में। ठीक है, आपका दूसरा फीचर है फ्री एंड फेयर इलेक्शन। तो जैसे कि आपके बुक में दिया हुआ है कि चाइना में क्या होता है कि जो चाइना का जो पार्लियामेंट है, क्वांगो और रेनमी, डाइबिया और दाहुई नाम का, तो उसमें इलेक्शन के लिए आप लोग को एक पार्टी है, चाइनीज कम्युनिटी कम्युनिटी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, पता नहीं क्यों मैं ऐसे कर रहा हूं। तो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का अप्रूवल लेना होगा किसी को भी इलेक्शन में लड़ने के लिए। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से परमिशन लेना पड़ेगा, वरना वो इलेक्शन नहीं लड़ पाएगा। तो ये एक तरह से वन पार्टी स्टेट है चाइना। और दूसरा आपका एग्जांपल दिया हुआ है मेक्सिको। तो मेक्सिको में 1930 में इंडिपेंडेंस मिला मेक्सिको को, लेकिन फिर भी उस समय से लेकर के बहुत देर तक एक ही पार्टी रूल किया मेक्सिको में, जिसका नाम था पीआरए, इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी, उल्टा है। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी, तो बहुत ज्यादा डर्टी ट्रिक का यूज कर रहा था कि गवर्नमेंट जो भी ऑफिशियल है उसको मीटिंग में आना पड़ता था पीआरआई का। फिर टीचर को फोर्स करने के लिए कहा गया था कि पेरेंट्स वोट करें पीआरआई को। मीडिया का यूज किया जा रहा था, बहुत ज्यादा पैसा का यूज किया जा रहा था, पैसा देके वोट खरीदा जा रहा था। पोलिंग बूथ एकदम लास्ट मिनट पे चेंज हो रहा था। तो ऐसे करके पीआरआई इलेक्शन जीत रहा है। तो कहा जा रहा है कि डेमोक्रेसी में क्या होना चाहिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, जहां पे जो पावर में पार्टी है वो हार सके। ठीक है, इंग्लिश में कहा सकते इन अ डेमोक्रेसी द इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड इन अ फ्री एंड फेयर मैनर so that those currently in power have the chances to lose। ठीक है, अब तीसरा आते हैं हम लोग वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू। तो इसमें पहले दिया हुआ है कि सऊदी अरेबिया में 2015 तक लेडीज को, मतलब कि जो औरत लोग होती है, उन लोग को वोटिंग राइट्स नहीं था। ठीक है, एस्टोनिया में जो एस्टोनिया के लोग हैं उनके पास वोटिंग राइट है, पर जो रशियन माइनॉरिटी है उनको आसानी से वोटिंग राइट नहीं मिलता। फिर फिजी में बताया गया कि जो इंडिजिनस फिजी और वहां पे रहते हैं उनका वोट का वैल्यू जो इंडियन फिजियन है उससे ज्यादा होता है।
तो इससे बताया जा रहा है कि एक डेमोक्रेसी में ईच सिटीजन के पास एक वोट और हर एक वोट का वैल्यू एक ही हो। ठीक है। अब चौथा और आखिरी है कि रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। तो बेसिकली बताया गया इसमें कि जिम्बाब्वे का एग्जांपल दिया गया कि जिम्बाब्वे में इंडिपेंडेंस मिला व्हाइट माइनॉरिटी रूल से 1980 में। तब से जानु पीएफ नाम का एक पार्टी रूल कर रहा है। तो इसका लीडर था रॉबर्ट मुगाबे। तो वो अपने आप को प्रेसिडेंट बना लेता है। तो प्रेसिडेंट बनाता है पर वो एज अ डिक्टेटर अपने आप को वो क्या करता है, सेट करता है कंट्री में। तो क्या करता है कि बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शन लगाता है कि कोई भी उसके खिलाफ कुछ बोल नहीं सकता है, प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं, टीवी वगैरह को कंट्रोल करते हैं, मीडिया को भी कंट्रोल नहीं करता है, पर जर्नलिस्ट को हरास करते हैं। अब बहुत सारा लॉ बनाया है कि इसको कोई भी क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। तो ऐसा कुछ रूल बना के जो जानु पीएफ का लीडर था रॉबर्ट मुगाबे, वो बहुत लंबे समय तक अपने आप को पावर में रखता है। फिर 2017 में, अभी हाल में 2017 में वो ऑफिस से बाहर निकाला जाता है क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट किया था और जज को प्रेशराइज किया था इस कारण से। तो इससे बताया गया कि एक डेमोक्रेसी में रूलर्स कॉन्स्टिट्यूशनल जो लॉ है उसके अंदर, उसके लिमिट में रह के रूल करें। ठीक है। ये हो गया हम लोग का पहला पार्ट, व्हाट इज डेमोक्रेसी। अब वाई डेमोक्रेसी पे आते हैं। तो इसमें मेरिट्स बताया गया, पहले डिमेरिट्स पे आते हैं। तो डिमेरिट्स ये बताया गया कि जैसे कि इलेक्शन होता है तो हर 5 साल से लगभग कोई नया पार्टी आता है, तो इस काम से इंस्टेबिलिटी होता है। फिर दूसरा डिमेरिट बताया गया कि बहुत सारे लोगों से मिलना पड़ता है, जिस कारण से क्या होता है कि बहुत लेट होता है डिसीजन लेने में, बहुत ज्यादा डिले होता है। फिर तीसरा बताया गया कि इलेक्शन वगैरह जो वो सिर्फ पॉलिटिकल कंपटीशन है, पावर जिसके पास ज्यादा है वो जीतेगा, नहीं है वो हारेगा, इसमें कोई मोरालिटी नहीं है। फिर चौथा बताया गया कि जो लीडर इलेक्ट होते हैं वो लोगों के बारे में बहुत ज्यादा अच्छे से नहीं जानते, जिस कारण से कभी कभी बैड डिसीजन भी बनता है। पांचवा बताया गया कि जो क्या बोलते हैं इलेक्शन होते हैं उसमें करप्शन होता है। क्यों? क्योंकि कंपटीशन है, कोई भी जीतना चाहेगा, पावर किसको अच्छा नहीं लगता, तो इसके लिए करप्शन होता है। फिर छठा डिमेरिट है कि ऑर्डिनरी सिटीजन जैसे कि हम लोग को नहीं पता है बहुत अच्छे से कि हम लोग को क्या चाहिए, क्या जरूरी है, इसलिए हम लोग को उतना डिसीजन मेकिंग में राइट नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया हम लोग का डिमेरिट। अब मेरिट पे आते हैं। तो बताया ये पहला कि ये एक डेमोक्रेसी एक अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अकाउंटेबल कैसे? तो चाइना में 1958 से 61 के बीच में समाये हैं चाइना में, पर इंडिया में ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इंडिया में गवर्नमेंट अकाउंटेबल है लोगों के लिए, गवर्नमेंट जवाबदेही जिम्मेदार है लोगों के लिए, जवाब देना पड़ता है गवर्नमेंट को लोगों को। ठीक है। फिर दूसरा बताया गया कि ये क्या करता है, डिसीजन मेकिंग को इम्प्रूव करता है। तो क्या होता है डेमोक्रेसी में हम लोग बारे की डिले होते हैं, तो बहुत सारे लोगों से मिलते हैं तो डिले तो होता ही है, लेकिन जो डिसीजन बनेगा वो अच्छा बनेगा, उसमें मिस्टेक होने का चांसेस बहुत कम है, 1% से भी कम। ठीक है। तीसरा है कि ये हाँ मेथड प्रोवाइड करते हैं जिससे हम लोग डिफरेंसेस और कॉन्फ्लिक्ट से डील कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे जाति क्या बोलते हैं धर्म के आधार पर लोग लड़ते हैं, तो उसमें क्या होता है कि माइनॉरिटी लोग दब जाते हैं। पर एक डेमोक्रेसी में क्या होगा, कोई ना तो परमानेंट विनर होगा ना लूजर होगा। ठीक है। अलग अलग ग्रुप के लोग चैन से शांति से रह सकते हैं डेमोक्रेसी के अंदर।
फिर अगला बताया गया कि ये डेमोक्रेसी ये लोगों के डिग्निटी को इनहेंस करती है। कैसे कि एक गरीब है, भिखारी है, अनपढ़ है, उसको भी सेम राइट है जितना एक अमीर आदमी को है, पढ़े लिखे आदमी को है। तो ये पॉलिटिकल इक्वालिटी दर्शाता है, जिससे सिटीजन का डिग्निटी इनहेंस होता है। ये हम लोग का सॉरी एक लास्ट बचा हुआ है कि इसमें हम लोग को सॉरी डेमोक्रेसी में हम लोग को अपनी गलती सुधारने का मौका मिलता है। जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग से गलती हो जाता है कि एक खराब नेता को चुनने के इलेक्शन में, तो या तो जो नेता होगा, जो लीडर होगा, उसको अपने आप को चेंज करना होगा पीपल के अकॉर्डिंग, या तो फिर हम लोग रूलर को चेंज कर सकते हैं नेक्स्ट इलेक्शन में। तो इसीलिए डेमोक्रेसी हम लोग को चांस देता है कि हम लोग अपनी गलती को सुधार सकते हैं। अब लास्ट टॉपिक, ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। तो बताया गया कि डेमोक्रेसी का मोस्ट कॉमन फॉर्म है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, क्योंकि ये पॉसिबल तो नहीं कि सब लोग, इंडिया का पॉपुलेशन 140 करोड़ है, तो 140 करोड़ लोग एक टाइम पे साथ में बैठ के डिसीजन बने। बहुत लोगों के पास टाइम नहीं होगा, बहुत लोग को इतना ज्यादा नॉलेज नहीं होगा, तो इसीलिए लोग अपना एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं जो कि पीपल के बिहाफ पे डिसीजन बनाते हैं। फिर दूसरा है ब्रॉडर डेमोक्रेसी में कि डेमोक्रेसी को एक गवर्नमेंट की तरह नहीं लेना चाहिए, इसको एक ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म में कंसिडर करना चाहिए। जैसे कि फैमिली में हो गया, तो जैसे कि हम लोग घर में देखते हैं कि घर में पापा बोल दिए जो हो गया सो हो गया, उसको कोई बदल नहीं सकता। जो बड़े लोग डिसीजन लेंगे वही होगा, छोटों को उतना ज्यादा डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व नहीं किया जाता। तो वही बताया गया कि एक ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म में लेना चाहिए डेमोक्रेसी में, ना कि गवर्नमेंट के फॉर्म में। एक डेमोक्रेटिक फैमिली में क्या होगा कि जितना बड़े से जो सबसे एजेड पर्सन है, दादाजी टाइप के, और जो सबसे छोटा बच्चा है, दोनों का बात को इक्वल इम्पोर्टेंस मिलेगा। फिर तीसरा है कि एक डेमोक्रेसी को सिर्फ एक गवर्नमेंट मान के नहीं छोड़ना चाहिए, इसको एक आइडियल स्टैंडर्ड मानना चाहिए जो कि हर एक गवर्नमेंट को एम रखना चाहिए बनने के। जैसे कि बताया गया कि एक लीडर बोले थे कि इंडिया को उस दिन डेमोक्रेटिक माना जाएगा जिस दिन इंडिया का कोई भी इंसान भूखे नहीं सोएगा। फिर आगे बताया गया कि कोई भी कंट्री एक परफेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है, सब मिनिमल फीचर ऑफ डेमोक्रेसी को फॉलो करते हैं, एकदम कोई भी परफेक्ट नहीं है। फिर लास्ट में बताया गया है कि सिटीजन का रोल एक डेमोक्रेसी में रूलर से ज्यादा होता है। एक कंट्री का क्या फ्यूचर है, क्या स्कोप है कंट्री का, ये रूलर से ज्यादा उस कंट्री के सिटीजन पे डिपेंड करता है। ठीक है, एक डेमोक्रेसी लोगों के पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन पे डिपेंड करता है। सो दैट वाज द चैप्टर। आई होप आपको समझ में आएगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए स्टे स्माइलिंग एंड हैप्पी साइनिंग ऑफ योर टेक केयर।